Assalamu alaikum dear students. In this lecture we will talk about the application of the Newton's law कि न्यूटन लॉ को हम कैसे अप्लाई करते हैं अपने डेली लाइफ की प्रॉब्लम को और कैसे ये हमें डायनामिक्स ऑफ द सिस्टम ऑफ द पार्टिकल्स के बारे में प्रेडिक्ट करती है। तो दो केस है कि मोशन अंडर कांस्टेंट फोर्स, जब हमारे पास क्या हो कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रही हो तो हम कैसे डायनामिक्स ऑफ द बॉडीज को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो जी, when the applied force is constant in time and hence there is a constant acceleration, जारी बार है जब constant force act कर रही है तो constant acceleration produce होगी। we can write Newton equation as कि acceleration होता है d double derivative of position with respect to time, यानी यहाँ पे जैसे हमें and इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा v ओवर डेल्टा t which is equal to f over m is equal to a। यहाँ पे अगर कहते हैं कि डायरेक्ट इंटीग्रेशन ऑफ दिस इक्वेशन इज पॉसिबल इफ द इनिशियल कंडीशन आर known where the initial condition v is equal to v naught at t is equal to unintegrate in this equation। तो यहाँ पे कहता है कि हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट तब कर सकते हैं अगर हमें इनिशियल कंडीशन गिवन हो। यहाँ क्योंकि कांस्टेंट फोर्स की बात हमने की है तो कांस्टेंट फोर्स के केस में हम कोई एग्जांपल जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा है तो हमारे पास कैसे अगर बॉडी डाउनवर्ड फॉल कर रही है, एक मिनट यहाँ पे उन्हें कि वैन v इज इक्वल टू वी नॉट एट टी इज इक्वल टू टी जीरो ऑन इंटीग्रेटिंग वी, तो हम क्या करेंगे इस जो टर्म है इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये टर्म उधर चल जाएगी एफ ओवर एम की फार्म में आ जाएगी, और या इस टर्म को इस यानी जो सेकंड टर्म है और जो फोर्थ टर्म है तो इसको हम अगर इंटीग्रेट करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू ये टर्म डेल्टा टी मल्टीप्लाई जाएगा ए के साथ और ये इस तरीके से वी, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी वी ऑफ टी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। जस्ट इंटीग्रेटिंग जो हमारे पास इस इक्वेशन है इसको हमने इंटीग्रेट करना है। और फिर अगर क्योंकि हम अब वेलोसिटी, ये देखिए अगर इनिशियल वेलोसिटी पता हो तो एट लेटर टाइम किसी टाइम पे ये हमें वेलोसिटी बताएगी। अगर हमें एक्सेलरेशन की वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही होती है तो हमें एक्सेलरेशन यहाँ पे पता हो कि अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, तो ये चीज़ हमारे पास पॉजिटिव होगी, मीन वेलोसिटी बढ़ रही है। अगर वेलोसिटी कम हो रही है मीन इसकी एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो ये चीज़ नेगेटिव, तो इट मीन दिस टर्म विल बी डिक्रीजिंग, ठीक है। तो फिर आपके पास जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो डिक्रीज कम होगी। इस तरीके से ये हमें एट द नेट लेटर मूवमेंट्स वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट बताता है। यहाँ पे अगर हम वेलोसिटी को लेकर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो फिर भी हम जो है डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं। और इनिशियल कंडीशन ये है कि जब टाइम जीरो था तो हमारे पास कोई डिस्प्लेसमेंट थी एट आर इज इक्वल टू आर नॉट, यानी जब टाइम जीरो था तो हमारे पास पार्टिकल एट एनी पोजीशन आर इक्वल टू आर नॉट। तो जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसको डेल्टा आर और डेल्टा टी और ये डेल्टा टी सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी आर ऑफ टी इज इक्वल टू आर नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये सिंपल इंटीग्रेशन है और जो कांस्टेंट है उस पर हम टी इज इक्वल टू जीरो पे आर इज इक्वल टू आर नॉट, तो हमारे पास ये कांस्टेंट की वैल्यूज भी आ जाएगी। फिर वो कहते हैं सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ टी इनटू अबव इक्वेशन, कि यहाँ से अगर हम इस इक्वेशन से जो मैंने इसको ब्लू येलो किया है कि अगर आपसे टी की वैल्यू फाइंड कर लें और इसकी जगह जहाँ पे टी है इसमें और इसमें टी की जगह पर पुट कर दें तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2a इंटू आर माइनस आर नॉट। ये आर माइनस आर नॉट क्या है, कवर डिस्टेंस है जो हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं कि 2a एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। ये वही वाला फार्मूला है जो कि हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में यूज़ करते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। अगर एक्सेलरेशन भी टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो फिर हम ये इक्वेशन यूज़ नहीं कर सकते, इनमें से कोई भी इक्वेशन यूज़ नहीं कर सकते अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना हो। यहाँ पे वो कहते हैं इन वन डायमेंशन दीज इक्वेशन आर फेमिलियर इक्वेशन एंड यूज टू डिस्क्राइब द ट्रांसलेशन। यारी बात है ये वन डायमेंशन में या तो एक्स एक्सेस के लिए या वाई एक्सेस के लिए या जी एक्सेस के लिए अगर ट्रांसलेटरी मोशन हो तो फिर हम इसकी डायनामिक्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। टू डायमेंशन के लिए ये इक्वेशन नहीं है। हाँ, इसमें ये होगा कि फिर हम इसके अलग-अलग इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को देखेंगे, इसमें हमारे पास कोई कंपोनेंट्स की फार्मिंग नहीं है, तो ये सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में हमें डायनामिक्स बताती है। यहाँ पे हमने फर्स्ट इक्वेशन को लेकर, फर्स्ट इक्वेशन है जो कि हमें अगर किसी इनिशियल पॉइंट पे वेलोसिटी पता हो तो लेटर टाइम पे फाइंड कर सकते हैं। इस तरीके से जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन है वो हमें डिस्टेंस बताता है, यानी ये वाली इसमें जो इक्वेशन है अगर मैं इसमें से सेकंड जो स्लाइड है उस पर जाऊँ जी,
तो यहाँ हमारे पास एक फर्स्ट इक्वेशन है, ये एक सेकंड इक्वेशन है और ये एक थर्ड इक्वेशन है। तो ये इक्वेशन जो है हमें किसी पार्टिकल की क्या बताती है, डायनामिक्स बताते हैं ट्रांसलेटरी मोशन में। ये तीन इक्वेशन जो कि है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। अगर एक्सेलरेशन भी टाइम के साथ चेंज है तो फिर हम इन इक्वेशन को यूज़ नहीं करेंगे। इसके बाद जी नेक्स्ट है हमारे पास कि मोशन अंडर टाइम डिपेंडेंट फोर्स, कि जब फोर्स क्या टाइम पे डिपेंड कर रहा हो तो हम उस इक्वेशन को जो न्यूटन इक्वेशन m इंटू ए हमने लिखा, एक्सेलरेशन को डेल्टा v और डेल्टा t यहाँ पे लिखा गया है और f ऑफ t फोर्स किया। अब हम अगर इसको इंटीग्रेट करें कि इनिशियल कंडीशन ये है कि जब वेलोसिटी v नॉट एट t इज इक्वल टू t नॉट, तो हमारे पास इसको दो लिमिट्स के बीच में इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास एक इंटेग्रल बन जाएगा। अब f ऑफ t, जब तक हमें फोर्स इन टर्म ऑफ टाइम पता ना हो तो हम इस इंटेग्रल को एवेल्यूएट नहीं कर सकते, ठीक है। फिर अगर हम इससे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करें, यानी अगर हमें एफ ऑफ टी गिवन हो तो हम वेलोसिटी एट लेटर मूवमेंट्स फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज हम इस इंटीग्रल को एवेल्यूएट नहीं कर सकते। फिर अगर हम वेलोसिटी को लिखें डेल्टा आर ओवर डेल्टा टी, तो ये इंटीग्रेशन जो है हमारे पास हमें डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन देगी, अज्यूमिंग एट आर इज इक्वल टू आर नॉट एट टी इज इक्वल टू टी नॉट। तो फिर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा एट लेटर टाइम। लेकिन यहाँ हमारे पास दो इंटीग्रल आ गए, ठीक है, एक ये वाला और एक ये वाला। कहते हैं सिंस देयर इज ए डबल इंटीग्रेशन टू वेरिएबल आर यूज, एक को हमने टी प्राइम से लिखा है, एक हमने टी डबल प्राइम से लिखा है। तो इस तरीके से हमें किसी पार्टिकल की लेटर टाइम पे पोजीशन मिल सकती है जब टाइम डिपेंडेंट फोर्स हो, लेकिन कंडीशन क्या है, जब हमें एफ ऑफ टी पता हो, ठीक है। यानी फोर्स क्योंकि टाइम पे डिपेंड कर रही है तो इस केस में हमारे पास हम एट लेटर टाइम पोजीशन फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसके जो टाइम डिपेंडेंट फोर्स है जिसमें फोर्स टाइम पे डिपेंड कर रही है वो वाली एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोट की है कि रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स फ्रॉम द आयनोस्फीयर। कहते हैं टू इलस्ट्रेट द मोशन अंडर ए टाइम डिपेंडेंट फोर्स वी कंसिडर द इंटरेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स विद इलेक्ट्रॉन इन द आयनोस्फीयर। कि हमारे पास जो आयनोस्फीयर है उसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो जब हमारे पास जो रेडियो वेव्स है वो यहाँ पे जाती है तो इनको आयनाइज करती है, ठीक है, यानी इनके, लेकिन ओवरऑल ये जो हमारे पास जो स्फीयर होती है वो क्या करती है, न्यूट्रल रहती है। तो इसकी वजह से ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, तब भी हमारे पास ये जितनी भी रेडिएशन है इसमें इसके थ्रू कम्युनिकेशन पॉसिबल है। अगर ये आयनोस्फीयर ना होती तो ये रेडिएशन बाहर चली जाती, वापस रिफ्लेक्ट बैक की अर्थ पे नहीं होती थी। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि इसमें जो इसकी जो फोर्स है ये क्या है, टाइम डिपेंडेंट है। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लेन को हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमने नहीं लिखा क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसमें बी की वैल्यूज बहुत स्मॉल होती है। अगर आपने देखा होगा कि ई इज लिख सकते हैं, लिखते हैं ई इज इक्वल टू सी टाइम ऑफ बी। तो यानी आप क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि हमने बी की वैल्यूज लिखी है, हमने ई की वैल्यू लिखी है ई इक्वल टू नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी जो कि टाइम पे डिपेंड करे, बी की वैल्यू क्यों नहीं लिखी, तो लेकिन बी की वैल्यू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बहुत स्मॉल होती है। क्यों? क्योंकि जब आप सी स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज आती है। इट मीन्स कि ये जो बी है सी टाइम स्पीड ऑफ लाइट टाइम कम है तो हम इसलिए उसकी और डिपेंडेंस को नहीं देखते। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लेन वेव्स इज गिवन द आयनोस्फीयर कहते हैं मे बी regarded as a region of free electron gas. A free electron of charge minus E interact with the electric field where result in a force। जी, तो इस केस में क्योंकि फोर्स हमारे पास होता है माइनस क्यू इंटू ई और विच इज इक्वल टू ई, हमारे पास इस केस में क्या है, ई हमारे पास है ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो फोर्स को जब आप इसमें करेंगे क्यू इंटू ई तो ये हमारे पास क्यू माइनस ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल क्या होगा, क्योंकि हमारे पास फोर्स गिवन है तो हम एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। और जी, तो इस केस में आप देखें कि हमारे पास फोर्स गिवन है माइनस क्यू ई नॉट साइन ओमेगा टी, क्यू को हमने ई से लिखा है और एम मैस है और एक्सेलरेशन को हम लिखते हैं डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। तो अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करें, टाइम वाली टर्म को सेपरेट कर लें और वेलोसिटी वाले को सेपरेट कर लें तो हम इससे वेलोसिटीज फाइंड कर सकते हैं। वी ऑफ टी इज इक्वल टू दिस वेयर कहते हैं वी नॉट इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एट टी इज इक्वल टू टी नॉट सिंस वी इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी। तो इस तरीके से हम लेटर टाइम पे पोजीशन भी फाइंड कर सकते हैं कि अगर आप वेलोसिटी का डेरिवेटिव ले लें तो हमें लेटर टाइम पे पोजीशन भी मिल जाती है जो इलेक्ट्रॉन की डायनामिक्स की यानी प्रेडिक्ट करती है। कि इसमें जो फर्स्ट टर्म है
यहाँ के द फर्स्ट टू टर्म इंडिकेट द इलेक्ट्रॉन इज ड्रिफ्टिंग विच विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी विच इज ए फंक्शन ऑफ द इनिशियल। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहा है, ठीक है। देखिए ये फंक्शन ऑफ क्या है, हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ इसमें की मोशन है। लेकिन ये जो चीज़ है साइन ऑफ ओमेगा टी, ये सम टाइम सब ओसिलेशन को करती है कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं जब वो इन फील्ड के साथ इंट्रैक्शन होती है तो वहाँ पे ये ओसिलेट भी करते हैं विद ओमेगा फ्रीक्वेंसी के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से हमें उसकी मतलब पोजीशन का पता चलता है कि उसकी दो मोशन है, एक तो वो ड्रिफ्ट करता है, दूसरा क्या है उसके अंदर ओसिलेशन भी है ड्यू टू ओमेगा। ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे नेक्स्ट है मोशन अंडर वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्सेस, कि जब वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स हो, जैसे हमने यहाँ पे लिखी एम डेल्टा वी ओवर डी इन एडिशन टू कांस्टेंट अप्लाइड फोर्स फोर दैट डिपेंड ऑन द वेलोसिटी आर प्रेजेंट। जी यहाँ पे मैंने बात की कि फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है जो कि ग्रेविटेशनल फील्ड में है, इस तरीके से रेजिस्टेंस होती है, ऑफर होते हैं जो कि वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। और भी हमारे पास मैकेनिकल सिस्टम है जो हम 1 बाई 1 सब की एग्जांपल को लेंगे और सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पे वो हम थोड़ी बहुत जो फार्मूलेशन है कि डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, एम इंटू डेल्टा वी ओवर डेल्टा इज इक्वल टू एफ ऑफ वी, जो कि वेलोसिटी पी है। यहाँ पे डेल्टा वी अगर हम चेन रूल यूज़ करें तो डेल्टा वी ओवर डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू एफ ऑफ वी लिख सकते हैं। फिर थोड़ी बहुत इसकी मैनिपुलेशन की बात कहते हैं कि हम वी वाली टर्म को सेपरेट करते हैं और बाकी टर्म को सेपरेट। यहाँ पे वो कहते हैं द अबव इक्वेशन कैन बी सॉल्व, यानी ये जो वाली इक्वेशन बनी है इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं कि अगर हम वेलोसिटी वाली टर्म को सेपरेट कर दें और दूसरे टर्म को सेपरेट कर दें। जी तो यहाँ पे उन्होंने सेपरेट करके टाइम की जो हमारे पास डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी वाली टर्म यहाँ पे सेपरेट हो गई है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वेलोसिटी वाली टर्म क्या हो गई, सेपरेट हो गई, और टाइम हमने फाइंड किया है। तो ये अगर हमें एफ ऑफ वी गिवन है तो हम एट लेटर टाइम यानी हम देख सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसकी डायनामिक्स विच गिव्स द टाइम एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन गिव्स पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये कौन सी इक्वेशन है, इसको अगर हम एक दफ़ा दोबारा देख लें, ये वाली इक्वेशन जो है ये वाली, यहाँ से अगर आप देखें यहाँ पे आप अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमें क्या देगी, x देगा, ठीक है, यानी ये हमें पोजीशन देगा, ठीक है। तो उन्होंने इसको इंटीग्रेट किया तो हमारे पास ये कुछ इक्वेशन बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे हम तब मूव कर सकते हैं जब हमें एफ ऑफ वी पता हो कि फोर्स कैसे वेलोसिटी पे डिपेंड करे, तब हम इस इंटीग्रल को एवेल्यूएट कर सकते हैं और इस इंटीग्रल को भी एवेल्यूएट कर सकते हैं, ये वाला जो इंटीग्रल है, ठीक है। तो ये जो है उन्होंने यहाँ पे एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा है कि ए पार्टिकल ऑफ मास m is projected vertically up with initial velocity v naught if the force due to friction of the air is directly proportional to instantaneous velocity, calculate the velocity and position of the particle as a function of the time। कि पार्टिकल अपवर्ड प्रोजेक्टेड है, ठीक है। आप देखें इसमें यहाँ पे उन्होंने कहा कि फॉर द पार्टिकल मूविंग अप द फ्रिक्शनल फोर्सेस डाउनवर्ड, तो उन्होंने डाउनवर्ड फोर्स को यहाँ पे नेगेटिव लिया है, ग्रेविटी भी डाउनवर्ड है तो और फ्रिक्शनल फोर्स को भी नीचे नेगेटिव लिया है क्योंकि फ्रिक्शन यहाँ पे अपोजिट टू दी डायरेक्शन ऑफ मोशन है। तो माइनस एम जी माइनस के वी, यहाँ पे एफ जो कि नेट फोर्स एक्सपेक्ट कर रही थी, अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बना लें कि एफ इज इक्वल टू माइनस एम जी भी डाउनवर्ड है इस केस में वेट, और इसके साथ साथ फ्रिक्शनल फोर्स क्योंकि मोशन अपवर्ड है तो फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं ड्राइव फोर्स नीचे की डाउन डायरेक्शन में है। तो कहते हैं कि अगर हम इस इक्वेशन को, ये वाली जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को यहाँ पे यूज़ करें टी इज इक्वल टू नॉट प्लस, क्योंकि अब हमें एफ ऑफ वी गिवन है तो यहाँ पे जब पुट करेंगे इसमें तो कुछ टर्म जो है हमारे पास सिंप्लीफाई हो जाएगी, यानी एफ ऑफ वी की ये वाली वैल्यूज़ जो हमारे पास है, ये वाली वैल्यूज़ अगर हम इधर पुट करें यहाँ पे तो क्या बनेगा, डेल्टा वी एम जी प्लस के वी। अब इसमें आप इंटीग्रल कर सकते हैं इंटीग्रेशन की, जिसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो आप इसका टाइम जो है फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसके बाद इन्होंने सिंप्लीफिकेशन की है कि अपर और लोअर वैल्यूज़ यहाँ पे, क्योंकि एक वी है एक वी नॉट है, आप इसे इंटीग्रल में अपर एंड लोअर वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे वी नॉट ओवर वी आ जाएगा और ये टाइम्स आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ से हम एट लेटर टाइम देखते हैं कि इसके अंदर हम क्या फाइंड कर सकते हैं। जी तो इस केस में यहाँ पे हमारे पास अगर ये तो अगर मैं इसमें थोड़ी बहुत जी, तो यहाँ पे हम इस ये जो इक्वेशन बनी है इससे हम वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, यानी ये जो अगर हम इन लाग का दोनों तरफ क्या लेंगे, एंटी लाग ले लें तो हमें ये वेलोसिटी इससे फाइंड कर सकते हैं। दोनों तरफ एंटी लाग करके सेपरेट करें वेरिएबल को, जैसे यहाँ पे मैंने किया है वेलोसिटी फाइंड की है, यानी ये जो टर्म है, ठीक है। तो फिर वेलोसिटी को अगर डी एक्स ओवर डी टी आप लिखें
तो फिर आप यहाँ से इसको इंटीग्रेट करके, ये सिंपल स्टेप है मैथमेटिक्स के, तो dx और dt, तो अब इस इंटीग्रल को हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमें x देगा लेफ़्ट साइड पे, और राइट साइड पे हम जो है इनमें जो कुछ टर्म है डेल्टा t के अकॉर्डिंग जो इंटीग्रेट हो रही है वो इंटीग्रेट हो जाएंगी, और बाकी को सेपरेट करके ये हमें डिस्प्लेसमेंट दे देगी। ये इंटीग्रल इतना मुश्किल नहीं है, आप प्रैक्टिस के लिए इसको कर लें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है कि इफ़ ए ब्लॉक स्लाइड डाउन विदाउट फ्रिक्शन डाउन ए फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन, कि एक ब्लॉक है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्रीली, फ्रिक्शन कोई नहीं है इस केस में। ये सिंपल सा न्यूटन लॉ की एक एप्लीकेशन है कि अगर बॉडी डाउनवर्ड आ रही है तो इस पर कौन कौन सी फोर्स एक्ट करी। एक फ्री बॉडी डायग्राम हमने बनाई कि नॉर्मल फोर्स एक्टवर्ड डायरेक्शन में, ग्रेविटी वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो हमने ग्रेविटी को क्या, नॉर्मल फोर्स यहाँ पे ग्रेविटी फोर्स के साथ एक एंगल थीटा बना रही है, तो हम इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। एक जो है थीटा के सामने वाला होता है वर्टिकल कंपोनेंट जिसको हम कहेंगे एफ जी साइन थीटा, क्योंकि हम इस वेक्टर को रिजॉल्व कर रहे हैं, ये ग्रेविटी फोर्स, और दूसरे के साथ वाला एफ जी कॉस थीटा। तो अगर हम इस डायरेक्शन को, वो कहते हैं एक्स डायरेक्शन ले लें, यानी ये वाली प्लेन है, इसको हम क्या ले लें एक्स, और जो वर्टिकल वाली है उनको हमने क्या ले लिया वाई। तो वर्टिकल फोर्स ये एन प्लस एफ जी कॉस थीटा, क्योंकि एक अपवर्ड को हमने पॉजिटिव लिया तो डाउनवर्ड को हमने नेगेटिव लिया इनटू द प्लेन, यानी ये वाली इक्वेशन एन पॉजिटिव माइनस एफ जी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। दूसरी तरह हॉरिजॉन्टल जो फोर्स है एफ जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम एक्स डॉट, जो कि एक्सेलरेशन है अलॉन्ग एक्स एक्सिस प्लेन में, ठीक है। तो अब यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं एक्सेलरेशन भी कि एक्स डॉट इज इक्वल टू एफ जी, जारी बात है कि मैथ्स दोनों तरफ डिवाइड कर दें, और एफ जी हमें इस केस में पता है कि जो डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है यहाँ पे, सॉरी ये स्टेप यहाँ पे, यहाँ जी ये एफ जी इज इक्वल टू एम एक्स डॉट ओवर, यहाँ पे अगर एक्स डॉट ये एम इधर, ये जो एम है इसको इधर भी डिवाइड करना उधर भी डिवाइड करना, तो एक्स डॉट इज इक्वल टू एफ जी ओवर एम। तो यहाँ से हम एक्स डॉट की वैल्यूज, एक्स डॉट क्या है, एक एक्सेलरेशन है, डबल डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटीज़ है, ये हम छोटी क्लास में आप लोग पढ़ चुके होते हैं। एफ जी क्या होता है एम जी, एफ इज इक्वल टू एम जी, तो मैथ से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा, यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी साइन थीटा। तो जब बॉडी स्लाइड कर रही है विदाउट फ्रिक्शन तो इसका एक्सेलरेशन क्या होता है जी साइन थीटा। हाँ जी, अब वो कहता है कि अगर हम दोनों तरफ 2x डॉट से मल्टीप्लाई करें, सिर्फ एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, 2x डॉट से इधर भी मल्टीप्लाई किया और इधर भी किया, तो हम इसको लिख सकते हैं डी और डी टी एक्स डॉट का स्क्वायर, क्योंकि जब आप ये डेरिवेटिव ले लेते हैं तो आपके पास ये चीज़ दोबारा आ जाती है, यानी आप इस स्टेप से एक बैक जाएँ तो आपको ये चीज़ 2x डॉट से हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया है, और यहाँ पे भी 2g साइन थीटा और x डॉट को उसने क्या लिखा है dx ओवर dt लिखा है। फिर दोनों तरफ इंटीग्रेट किया कि 0 टू वी नॉट स्क्वायर और 0 टू एक्स नॉट, की इसकी पोजीशन जो है 0 टू एक्स नॉट चेंज हो रही है। एट t इज इक्वल टू 0 बोथ x इज इक्वल टू एक्स डॉट इज इक्वल टू 0 एट t इज इक्वल टू टी एफ, यानी ये हमारे पास जो इनिशियल कंडीशन है कि हम बॉडी जो है रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, x इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर रही है, जब टाइम 0 था तो उसकी वेलोसिटी भी 0 थी, और एट t इज इक्वल लेटर टाइम फाइनल पे वो किसी पॉइंट पे पहुंच गया और इसकी वेलोसिटी वी नॉट की इक्वल थी। तो हम यहाँ से ये जो डेरिवेटिव है इंटीग्रल ये कैंसिल हो जाएंगे, और आपके पास ये इंटीग्रेशन करके आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू 2g साइन थीटा इंटू एक्स। तो यहाँ से आप इसकी वेलोसिटीज़ भी बता सकते हैं एट एनी टाइम। अब और आप ये यहाँ से अगर टाइम भी फाइंड करना चाहें कि कितना टाइम लगा है, तो आप बता सकते हैं कि टाइम इज़ इक्वल टू एस ओवर वी, कि अगर आपको इंक्लाइन प्लेन की, ये जो इंक्लाइन प्लेन हमने यूज़ किया, अगर आपको इसकी लेंथ पता हो, टाइम इज इक्वल, ये डिस्टेंस अगर एस हो तो टाइम इज इक्वल टू एस ओवर वी, तो आप इसकी टाइम जो वो लेगा ग्राउंड तक पहुँचने में वो टाइम भी फाइंड कर सकते हैं। फिर वो कहते हैं व्हाट विल बी इक्वेशन ऑफ मोशन इफ द बॉडी लाइज डाउन ऑन इंक्लाइन प्लेन विद फ्रिक्शनल सरफेस। अगर इसमें फ्रिक्शन है तो जाहिर बात है बॉडी डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, डाउनवर्ड आ रही है तो फ्रिक्शन अपवर्ड होगी, और इस तरह मजीद कंपोनेंट बिल्कुल इसी तरीके से हम रिजॉल्व करेंगे। तो आफ्टर रिजॉल्विंग दियर कंपोनेंट हमारे पास n प्लस एफ जी कॉस थीटा, यानी जो वर्टिकल कंपोनेंट थे हमने इसको इकट्ठा ऐड किया है, यानी यहाँ इस केस में ये n वर्टिकल जिस डायरेक्शन में थी, और दूसरी तरह के इस डायरेक्शन में हमारे पास कौन सा कंपोनेंट एफ जी कॉस थीटा और थीटा के सामने वाला एफ जी साइन थीटा। तो ये जो पैरेलल फोर्स है हमने इसको इकट्ठा करना है n प्लस एफ जी कॉस थीटा, जिस तरह प्रीवियस में किया है, और ये जो एफ जी साइन थीटा है यानी ये वाला कंपोनेंट ये इसके पैरेलल हो रहा है, इस फोर्स के फ्रिक्शनल फोर्स के प्लस
जो हमारे पास डाउनवर्ड फोर्स mg sin थीटा, तो इनको हमने इकट्ठा लेना है, ठीक है। यानी ये वाली फोर्स अपवर्ड जो प्लेन वाली है उसको हमने इकट्ठा लिया n प्लस एफ जी cos थीटा, और बाकी जो फ्रिक्शनल फोर्स है जो अलॉन्ग दी इंक्लाइन प्लेन है उसको हमने इकट्ठा लिया है, इज इक्वल टू एम एक्स डॉट। दूसरी तरफ हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स होती है म्यू एस इंटू एन, एन की वैल्यू हम यहाँ से देख सकते हैं कि एन इज इक्वल टू एफ जी cos थीटा, तो यहाँ पे एफ जी cos थीटा वैल्यू पुट करें, और फिर यहाँ से हमने, क्योंकि हमारा बेसिक टास्क तो एक्स डॉट विल एक्सेलरेशन फाइंड करना है, एक्सेलरेशन से फिर अगर हम फाइंड करना चाहें तो डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड कर सकते हैं। तो एक्स डॉट ये जो एम है ये दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेंगे। एफ एस की वैल्यू क्या है, एफ एस की वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी है म्यू एस इंटू एफ जी इंटू cos थीटा। ये वैल्यूज़ हम किस इक्वेशन में पुट करेंगे, ये हम इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी ये वाली, यानी दिस वन, ठीक है। तो एम एक्स डॉट इज इक्वल टू एफ जी साइन थीटा माइनस म्यू एस एफ जी cos थीटा। तो अगर मैथ दोनों तरफ डिवाइड करें तो हमारे पास ये एक्सेलरेशन आ जाएगा जब बॉडी डाउनवर्ड स्लाइड कर रही है। अब आपने प्रैक्टिस के लिए ये करना है कि अगर बॉडी अपवर्ड जा रही होती है तो फिर इसकी एक्सेलरेशन की वैल्यूज़ क्या आएंगी, ठीक है। तो ज़ाहिर बात है यहाँ पे कुछ प्लस माइनस या कुछ डिफरेंस आएगा कि अगर बॉडी अपवर्ड जा रही है तो फ्रिक्शन ज़ाहिर बात है डाउनवर्ड होगी, ग्रेविटेशनल जो हमारे पास जी साइन थीटा वो भी इस डायरेक्शन में है, तो फिर जो है इसकी इक्वेशन में प्लस माइनस का कोई डिफरेंस आएगा। तो वो आप लोग ज़रा अपने प्रैक्टिस के लिए बॉडी डायग्राम पे देख लें। मैंने आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स बता दी कि उसके में फिर फ्रिक्शन डाउनवर्ड होगी, और जो हमारे पास फोर्स है क्योंकि बॉडी अपवर्ड जा रही है तो ग्रेविटी एम जी साइन थीटा वाला जो कंपोनेंट है ये भी डाउनवर्ड होगा, ठीक है। यहाँ पे आपने थोड़ा बहुत इसको डिफरेंस इसका करना है। फिर कहते हैं जस्ट बिफोर, अब इस यहाँ तक जस्ट बिफोर द ब्लॉक स्टार्ट टू स्लाइड, कि जब ब्लॉक स्लाइड करेगा तो मतलब एक्सेलरेशन उस टाइम क्या होगा, ज़ीरो, जब बॉडी स्टार्ट कर रही होती है। तो अबाउट टू स्टार्ट, तो इसमें हमारे पास एक्सेलरेशन अगर ज़ीरो हो तो एक्सेलरेशन ज़ीरो, तो जी साइन थीटा, ये जी भी, यानी अगर ये सारों को ज़ीरो के इक्वल पुट कर दें, क्योंकि जी एट द टाइम टी इज इक्वल टू ज़ीरो जब बिफोर द ब्लॉक स्टार्ट टू स्लाइड, ठीक है। तो एक्सेलरेशन उस टाइम ज़ीरो होता है क्योंकि वेलोसिटी तो चेंज नहीं हो रही होती, तो एक्सेलरेशन ज़ीरो, इस केस में हम इस टर्म को ज़ीरो के इक्वल, तो हमारे पास स्टैटिक फ्रैक्शन की वैल्यूज़ भी आएगी। और अगर हम स्टैटिक फ्रैक्शन की वैल्यू गिवन है तो हम वो एंगल भी फाइंड कर सकते हैं कि वो किस एंगल पे क्या है, वो रेस्ट पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी इक्वेशन ऑफ मोशन इफ द ब्लॉक इज मूविंग अप द प्लेन, कि अगर वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो फिर इसकी इक्वेशन क्या होगी जी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे एक उसमें ये बात है कि अगर ये बॉडी जो है ना स्लाइड कर रही है तो फिर हमारे पास म्यू एस नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, म्यू के। यानी अगर बॉडी हमारे पास ये तो रेस्ट पे थी, अगर बॉडी स्लाइड कर रही है तो क्या होगा, हम म्यू एस नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लेंगे कि म्यू के, तो फिर म्यू के आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग ने एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि अगर बॉडीज फॉर एग्जांपल विदाउट फ्रिक्शन आ रही है तो कितना टाइम ले रहा है, फिर अगर बॉडी विद फ्रैक्शन आ रही है तो फिर कितना टाइम ले रहा है। ये ज़रा आप देख लें कि टाइम कितना लगा रहा है विद फ्रैक्शन एंड विदाउट फ्रैक्शन, म्यू एस और म्यू के की वैल्यूज़ को इन्वॉल्व करके। तो ये जो है इसकी रिलेवेंट थोड़ी बहुत प्रैक्टिस प्रॉब्लम मैं आपको प्रोवाइड करूँगा बाद में, तो आप जो है वहाँ पे भी इसको देख सकते हैं कि प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो फिर ज़ाहिर बात है आपको आइडियाज़ हो जाएगा कि हम कैसे न्यूटन लॉ को अप्लाई कर सकते हैं जो डायनामिक्स ऑफ बॉडी की प्रेडिक्शन के लिए। तो यहाँ तक जो है हमारा लेक्चर एंड है। इसके बाद मज़ीद जो है हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे, जो हमारे पास मेरियन वाली बुक्स है हम उससे मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे और इधर उधर जो बुक्स हैं उनसे भी प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए